स्टूडेंट तो नहीं है, पर फिर मैं क्लास शुरू करती हूँ, ठीक है? टीवी ऑन करूंगी तो बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है रिकॉर्ड में। चलिए ठीक है, ओके। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं अकेले बोलती रहूं, आप लोग रिस्पॉन्स ना दें। नहीं मैम, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ। ओके। आज हमारे यहाँ भी थोड़े से मौसम खराब है, इसलिए ऐसा हो रहा है लाइट वगैरह का। ओके। हाँ। गठिया जोड़ों का दर्द। बड़ी उम्र के लोगों में गठिया का इलाज पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, पर दर्द होने पर कुछ राहत पहुंचाई जा सकती है। बड़ी उम्र में क्यों नहीं रोगों का इलाज हो सकता? क्योंकि हमारी कार्य क्षमता, हमारी शारीरिक क्षमता बहुत कमजोर हो जाती है। हमारे शरीर के ऑर्गन्स बहुत वीक हो जाते हैं, और जिससे हमारा पाचन तंत्र कम हो जाता है, और पाचन तंत्र कम होने से ही हम समय समय पर हमारी बीमारियां सारी बढ़ जाती हैं। संभव हो तो बहुत कठिन मेहनत से बचें। गठिया के साथ अगर बुखार भी हो तो आराम करने से राहत मिलती है। दुखते जोड़ों को गर्म पानी से सेकने से भी आराम मिलता है। थोड़ा चलते फिरते रहना चाहिए, नहीं तो जोड़ों में जकड़न हो जाती है। पीठ का दर्द। अगर काफी दिनों से पीठ का दर्द पीठ के ऊपरी हिस्से में हो, साथ ही खांसी और वजन में कमी आ जाए, तो फेफड़ों का टीबी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पीठ हमें जब खांसी हो और लंग्स में खांसी हो तो हमें टीबी हो, लेकिन साथ साथ अगर पीठ में भी दर्द हो और साथ में खांसी भी हो और हमारे वेट में कमी आ जाए, तो ये टीबी हो सकता है। अगर बच्चे के पीठ में दर्द हो तो रीढ़ की हड्डी का टीबी हो सकता है। पीठ में दर्द वैसे नॉर्मली होता है, लेकिन अगर बच्चों के ज्यादा पीठ में दर्द हो तो चेक करवाना चाहिए। इसे हमें उसमें स्मूथली नहीं लेना चाहिए। अधिक वजन उठाने से भी पीठ का दर्द हो जाता है। कंधे को झुकाकर खड़े होना या बैठने से भी पीठ दर्द का कारण होता है। बचाव। अगर पीठ का दर्द टीबी या पेशाब की नली की बीमारी या पित्ताशय के रोग के कारण हो तो मूल बीमारी का इलाज कराएं। कई बार पीठ में दर्द होता है, हमारी गॉल ब्लैडर में स्टोन होती है तो भी हमारी पीठ में दर्द हो जाता है, या यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो भी उसका इम्पैक्ट जो होता है हमारी पीठ में जाता है। हमेशा सीधा खड़े हो या सीधा ही बैठे। सीधी चारपाई, चौकी या आसन पे सोएं, जिससे कि हमारी स्पाइन ठीक से रहे और हमारे पीठ में दर्द ना हो। अगला है बवासीर। मल निकलने के स्थान पर मांस उभर जाता है या काफी दर्द वाला होता है, पर खतरनाक नहीं। खूनी बवासीर भी होता है और बिना खून वाला भी। जो मल गुदा द्वार पे कुछ इन्फेक्शन या कुछ इस तरह का हो जाता है तो वहां पे मांस उभर आना, मतलब कुछ फुंसी जैसा हो जाना, ये बवासीर कहलाता है, जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स को सबसे ज्यादा होता है। इलाज। हल्के गर्म पानी से एक टब भर लें, उसमें थोड़ा सा लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट मिलाएं। आधे घंटे तक उसमें बैठे आराम करें, इससे आराम मिलता है। कुछ जड़ी बूटी जैसे नागफनी बवासीर पर लगाने से राहत मिलती है। बवासीर का कारण ज्यादातर कब्ज होता है। इससे बचने के लिए रेशेदार भोजन लें, जैसे मूली, कच्चा केला या ओट्स है। पांवों और बदन के दूसरे हिस्सों में सूजन। पांवों की सूजन कई समस्याओं के कारण हो सकती है। कुछ समस्याएं छोटी होती हैं, कुछ कई बहुत गंभीर। लेकिन अगर पांवों के साथ साथ बदन के दूसरे हिस्सों में, खासकर चेहरा भी अगर सूज जाए, तो लक्षण किसी गंभीर बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। कई बार हमारे पैरों में सूजन हो जाती है। उसका कारण कोई भी हो सकता है, ज्यादा देर तक खड़े रहना या हमारे पैर में दर्द रहना। लेकिन अगर इस तरह काफी देर तक ये सूजन रहती है तो उसका कारण गंभीर हो सकता है हमें किडनी लिवर में इन्फेक्शन हो, कोई और दिक्कत हो। इसलिए हमें पहले उस सूजन का इलाज करना चाहिए और इसको सीरियसली लेना चाहिए। कभी कभी गर्भवती महिलाओं के आखिरी 3 महीनों में सूजन आ जाती है, यह खतरनाक नहीं होती। प्रेगनेंसी में आई हुई स्वेलिंग को नॉर्मली लेते हैं। बड़ी उम्र के लोगों में काफी देर खड़े रहने से या बैठने से भी पांवों में सूजन हो सकती है। यह दूसरे रोगों की तरफ भी इशारा कर सकते हैं, जैसे दिल की बीमारी, गुर्दे की बीमारी और यूरिन का इन्फेक्शन, पेशाब की नली का रोग। उपचार। पहले पांवों के सूजन किस रोग से होता है उसे जानें और फिर उचित इलाज कराएं, क्योंकि पांवों में जो सूजन है वो किसी भी एक रोग के कारण नहीं होती है। इसलिए पहले उचित कारण का पता करने के बाद ही उसका इलाज हो सकता है।
भोजन इसका क्या है, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? भोजन में नमक बिल्कुल न लें तो ठीक है। भोजन में नमक को क्यों मना करते हैं अलका जी? हाँ बताइए, हमारे खाने में नमक को क्यों मना करते हैं? कि बीपी वालों को तो कम नमक बोलते हैं। पैरों में जो स्वेलिंग आती है उसमें नमक को क्यों मना करते हैं? मेरी चीज़ें ऐसे पता नहीं है। हमारे पैरों में सूजन किसी एक कारण से तो होती नहीं है, लेकिन अगर स्वेलिंग आ जाती है, जब तक कारण का नहीं पता चलता, जब तक हम कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, नमक बंद कर देते हैं, इट मीन्स कि हो सकता है हमारी किडनी में कुछ इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से हमारे पैरों में सूजन आ रही हो। इसलिए हम नमक को कम कर देते हैं तो हमारी किडनी पर भी असर कम होता है, और हो सकता है कि हमारी पैरों की सूजन ज्यादा ना बढ़े। जब तक हमें कारणों का नहीं पता चलता, पता लगाने तक हम अगर कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं तो हमारी बीमारी ज्यादा देर तक नहीं बढ़ती। ऐसे पत्तों का काढ़ा पिए जिससे पेशाब ज्यादा आता है, पाँव को लटका कर ना बैठे, जिससे इससे सूजन ज्यादा बढ़ जाती है। जब किडनी में, हमारे यूरिन ब्लैडर में जब यूरिन ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो हमारे पैरों पर वो सीधा फ्लो जाता है और हमारे पैर सूज जाते हैं। इसलिए कुछ ऐसे पत्तों को पिए जिससे कि हमारे यूरिन ज्यादा आए और हमारी स्वेलिंग कम हो। दौरे पड़ना, बदन में ऐंठन पड़ना। जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसका बदन ऐंठने लगता है तो हम कहते हैं उसे दौरा पड़ गया। दौरे दिमाग की समस्या से पड़ते हैं। बच्चों में तेज बुखार या बदन में पानी की कमी के कारण दौरे पड़ते हैं। दौरे पड़ते हैं। कई बार देखा होगा आपने, कईयों को एकदम से कुछ अटैक आ जाता है, सर में बेहोश हो जाते हैं, या कुछ लोग अपने हाथ पैर भी पटकते हैं, जैसे मिर्गी का दौरा। ये कई कारणों से होता है। कई बार तेज बुखार होने के कारण, या कई बार बच्चों में या किसी में पानी की कमी हो जाती है तो भी दौरा पड़ जाता है। अधिक दौरे पड़ने पर मिर्गी की बीमारी हो सकती है। जिसको बार बार दौरे पड़ते हैं तो वो मिर्गी की बीमारी के कारण भी हो सकता है। दौरे पड़ने के कारणों का पता करें, उसका इलाज करें। बच्चे को अगर तेज बुखार हो तो बदन को ठंडे पानी से पहुंचे। ये तो हम सभी अब जानते हैं कि अगर तेज बुखार हो तो सर पे ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं, या फिर अपने बदन को ठंडे पानी में भीगे हुए तौलिए से पहुंचते हैं, जिससे कि हमारा बुखार का तापमान, शरीर का तापमान है जो वो कंट्रोल हो जाए। अच्छा। दिमागी बुखार की हालत में डॉक्टर से पूछकर मलेरिया का इलाज कराएं। कई बार एक बुखार होता है जो सिर्फ सर को ही गर्म करता है, जहाँ का टेम्परेचर सिर का सबसे ज्यादा होता है, बॉडी में होता है लेकिन बॉडी से ज्यादा सर का। तो ये सब क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो इससे हमें डॉक्टर से पूछ के या किसी चिकित्सक की देखरेख में ही इलाज करना चाहिए। मिर्गी, मिर्गी के रोगी वैसे तो पूरी तरह स्वस्थ दिखाई पड़ते हैं, पर उन्हें दौरे पड़ते हैं तो ये दौरे कुछ घंटे, दिनों या सालों के बाद भी पड़ सकते हैं। कुछ लोग दौरे पड़ने के समय बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोग दौरे पड़ने पर कुछ लोग दौरे पड़ने पर हाथ पांव पटकते हैं, उनकी आंखें धंस जाती हैं। दौरे पड़ने पर लोग अजीब सा व्यवहार करते हैं। मिर्गी छूत का रोग नहीं है, हाँ ये रोग जीवन भर रहता है। बचपन में अगर मिर्गी की बीमारी लग जाए तो ठीक भी हो सकती है। मिर्गी के रोगी आप लोगों ने देखे होंगे कि उनको अजीब सा दौरा पड़ता है, वो अपने हाथ पैरों को अलग अलग तरीके से पटकते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो मिर्गी के जो मरीज होते हैं उनका खास ध्यान रखा जाता है, और बार बार जब दौरे पड़ते हैं तो ये बीमारी मिर्गी की बीमारी बन जाती है। मिर्गी क्या है? मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी के अंदर रोगी का बार बार दौरे पड़ते हैं और उस समय रोगी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। मानसिक बीमारी किस तरह से होती है? टेंशन के कारण होती है, या फिर पोषक तत्वों की कमी के कारण, या कोई और जन्मजात कारण भी हो सकता है इस बीमारी का। तो इसके पहले इसके कारणों का पता लगाना चाहिए, उसके बाद हमें इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। मिर्गी छूत का रोग नहीं है। मिर्गी कोई ऐसा रोग नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को छूने पे लग जाए। जैसे दूसरे व्यक्ति को छूने पे या दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से या दूसरे व्यक्ति में के साथ बैठने से हमें खांसी, जुकाम, इस तरह के इन्फेक्शन वाली बीमारियां हो जाती हैं। कोरोना इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मिर्गी पर ऐसा बीमारी नहीं है कि अगर हम मिर्गी के पेशेंट को छुएंगे और वो हमें हो जाएगी।
दौरे पड़ने पर हमें क्या करना चाहिए? व्यक्ति के दांतों के बीच लकड़ी का टुकड़ा या चाबी रख दें ताकि वह अपनी जीभ ना काट सके, क्योंकि वो दौरा पड़ता है तो मुंह दांत एकदम से कस के भिंच जाते हैं, जबड़ा बंद हो जाता है। तो उसके बीच में कुछ ऐसा फंसा देना चाहिए जिससे कि उसकी जीभ ना कट जाए, और दौरे के समय उसे पकड़ने या बांधने की कोशिश कतई न करें। क्यों ना करें? क्योंकि वो बार बार अजीब तरीके से अपने हाथ पैर पटकता है, इससे दूसरे को भी चोट लग सकती है या उसी को चोट लग सकती है। अगर हम उसे पकड़ेंगे, उसको बांधने की कोशिश करेंगे, उसके हाथ पैर पटकने से उसे भी, वो सख्त हो जाते हैं, ऐंठ जाते हैं, तो उसे भी चोट लग सकती है। आग तीखे पत्थर से उसका बचाव करें, क्योंकि वो गिर जाता है, दौरे पड़ते हैं, तो आसपास कुछ ऐसा लग रहा हो कि वो ऐसी जगह ना हो कि जहां पे उसे चोट लग जाए, पत्थर वत्थर उसके आसपास ना हो जिससे कि उसको चोट लग जाए। अगर ऐसा होता है तो उस जगह को फटाफट उससे वहां पर उसका ध्यान रखना चाहिए। आसपास जमा भीड़ को हटा दे ताकि मरीज को ताजी हवा लगे। किसी को भी दौरा पड़ता है या कोई बेहोशी जैसा होता है या दिल घबराता है तो उसके आसपास भीड़ नहीं लगानी चाहिए, जिससे कि मरीज को ताजी हवा मिलनी मुश्किल हो जाती है। तो उसके आसपास से लोगों को हटा दें, भीड़ को हटा दें, जिससे कि उसको ताजी हवा मिले। दौरा ठीक होने पर उल्टी आ सकती है, ठीक हालत आने पर उसे सुला दें। अगर उसका दौरा, जब उसका अपना टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तो हो सकता है उसको उल्टी आ जाए, क्योंकि बहुत देर तक वो अपने, उसका नर्वस सिस्टम एकदम से रुका हुआ होता है, डिस्टर्ब होता है, तो उसको नर्वस सिस्टम उसका डिस्टर्ब होने से उसका जो स्नायु तंत्र है, पाचन तंत्र भी गड़बड़ा जाता है, हो सकता है उसको एकदम से उल्टी आ जाए। कई बार हम देखते हैं, हम जब झूले पे बैठते हैं, जो ज्यादा ऊंचे वाले झूले होते हैं, तो वहां से उतरने के बाद कई लोगों को चक्कर आना या उल्टी जैसा हो जाता है। तो दौरे पड़ना एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, हो सकता है मरीज को उल्टी आ जाए। और जब वो दौरा उसका थोड़ा आराम मिल जाए तो उसको सुला दे। सोने से क्या होगा, अपनी बॉडी अपने आप हील करती है, उसको थोड़ा रेस्ट मिलेगा, दिमागी रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। बीमारियां कैसे फैलती हैं? बीमारियां ऐसे बहुत से छोटे कीड़े मकोड़े या उनके अंडों से जिन्हें हम देख नहीं सकते। कैसे? छोटे कीड़े मकोड़े, जैसे हम खेतों में जाते हैं, नंगे पैर होते हैं, तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जहाँ पे भाई लोग ज्यादातर मल भी करते हैं, टॉयलेट भी जाते हैं, इस तरह से जाने पे हमारे पाँव में बीमारियां लग सकती है। बीमारी हमारे पैरों के थ्रू वो छोटे मोटे कीड़े इन्फेक्टेड रूप से हमें स्टमक को इन्फेक्शन कर देते हैं, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देते। खाना बहुत देर तक रखा रहे, लेकिन उसमें फफूंदी तो हमें दिख जाती है, लेकिन कई बार देर तक रखा हुआ खाना, उसमें कई बार स्मेल भी नहीं होती, फफूंदी भी नहीं होती, पर वो इन्फेक्टेड हो जाता है, उसमें कीटाणु, छोटे छोटे कीटाणु हो जाते हैं, जो हम जिन्हें देख नहीं पाते, और उसे खाने से हमारा स्टमक, हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है। बीमार व्यक्तियों के मल से भोजन और पानी से ज्यादा बीमारियां फैलती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको मल निष्कासन करने का उसका अपना एक अच्छा स्थान, अपना एक स्थान होना चाहिए। उसको यहाँ वहां मतलब थूकना नहीं चाहिए, या उसका झूठा पानी खाना नहीं खाना चाहिए, जिससे कि दूसरों को बीमारियां ना लग जाए। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इस तरह लगती हैं, दूसरों में फैलती हैं? छूने से, खाने से, दूसरों का झूठा खाना से, या दूसरों का झूठा पानी पीने से। आप में से कोई बताएं, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं? टीबी होगी। हाँ जी। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो दूसरों का झूठा भोजन खाने, बीमार व्यक्ति का झूठा भोजन खाने से, उसका झूठा पानी पीने से, या उसके संपर्क में आने से, उसके साथ बैठने से हमें लग जाती हैं? ऐसी किसी एक बीमारी का नाम बताएं। मैम एक तो टीबी भी दो तरह की होती है, तो एक हाँ। जो वायरस इन्फेक्शन वाली। हाँ, टीबी सबसे खतरनाक बीमारी है, जो इसी तरह संपर्क में आने से व्यक्ति का, बीमार व्यक्ति का झूठा खाने से भी, और उसका झूठा पानी पीने से, या उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए कपड़ों को इस्तेमाल करने से भी लग जाती है। टीबी ऐसी ही बीमारी है। और मक्खियों के भोजन पर बैठने से, गंदे पानी से भी बीमारियां फैलती हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, ये ऐसी बीमारियां हैं। आंतों में कीड़े पड़ना, दस्त या पेचिश। आंतों में कीड़े पड़ना जैसे छोटे बच्चों के हो जाते हैं, कई बार दूषित पानी पीने से या दूषित भोजन खाने से बड़ों के पेट में भी कीड़े पड़ जाते हैं। जो वॉर्म्स होते हैं ना, जैसे व्हाइट वॉर्म्स, इस तरह के वॉर्म्स होते हैं जो स्टमक में से, स्टूल से निकलते हैं,
तो बच्चों में ज्यादातर होते हैं, लेकिन कई बार दूषित अन्न पानी ग्रहण करने से बड़ों में भी ऐसे हो जाते हैं। हैजा, लूज मोशन लगना और वोमिटिंग होना। हैजा ये भी इसी तरह से बीमारी है जो दूषित पानी और दूषित भोजन खाने से फैलता है। मियादी बुखार, टाइफॉइड, ज्यादा टेंशन करने से और इस तरह का खाना पूरा ठीक से संतुलित खाना ना खाने से या दूषित पानी पीने से इस तरह का बुखार हो जाता है। पीलिया, जॉइंडिस, लीवर की बीमारी है, ये भी दूषित पानी पीने से ज्यादा होती है जॉइंडिस। बीमार व्यक्ति को छूने से, उसके कपड़े पहनने से, उसके बिस्तर पर सोने से, उसकी चादर ओढ़ने से भी बीमारी हो सकती है, जैसे सॉरी प्रयोग या नवाचार खतरा झेलने की क्षमता। बीमार व्यक्ति को छूने से और उसके कपड़े पहनने से और उसके बिस्तर पर सोने से, उसकी मैम, चादर को ओढ़ने से। हाँ जी। जॉन्डिस का लक्षण क्या होता है? जॉइंटिस का लक्षण है, सबसे पहले तो अपना हमारी आंखों में हल्का, इसका इफेक्ट सबसे पहले आंखों में दिखता है। हमारी आंखों में जो व्हाइट जो है, हमारी आंखों का सफेद है, वो उसमें हल्का सा पीलापन आना शुरू हो जाता है और उससे यूरिन ज्यादा पीला आता है। स्टूल भी हमारा व्हाइट कलर का होना शुरू हो जाता है, स्टूल का रंग चेंज हो जाता है, लैट्रिन का कलर भी चेंज होने लग जाता है। और सबसे पहले हमें आंखों में दिखता है, उसके बाद हमारे नाखून भी सफेद या हल्का पीलापन, सफेद होते हैं, फिर उसमें हल्का पीलापन आना शुरू हो जाता है, जिसे पीलिया कहते हैं। हमारे लीवर में पित्त जमा होने से पीलिया की बीमारी हो जाती है। और पित्त कब जमा होता है? जब वो हमारा जो पित्त है वो हमारे खाने को पचाता है, लेकिन वो हमारे खाने को पचाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, हमारा लिक्विड कम जाता है हमारी बॉडी में, तो वहां पर पित्त इकट्ठा होता है जो कि हमारे लीवर को इन्फेक्टेड कर देता है। आंखों में हल्का सा पीलापन आना, फिर धीरे धीरे आंखों में पीलापन ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये जॉइंटिस हो जाता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। चमड़ी के रोग, या खुजली, दाग, दिनाई या खुजली, जुआ, ढील, जैसे सर में जुएं हो जाना, सुजाक, मतलब ये एक फिजिकल, ये एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादा पेट के अंदर खराब होने से या ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज होने से होती हैं। खांसी या छींक के सामने बैठे लोगों में बीमारी फैल सकती है। खांसने या छींकने से भी लोगों में बीमारियां फैलती हैं, जैसे टीबी, खसरा, सर्दी जुकाम, निमोनिया और डिप्थेरिया या गलघोंटू, जैसे गला जिसमें बहुत ज्यादा खराब होता है, हमारा थायराइड ग्लैंड्स बढ़ जाता है। कुछ बीमारियां कीड़े मकोड़ों और जानवरों के द्वारा भी फैलती है। सभी बीमारियां, ऐसा नहीं है कि हमारे खाने से ही फैलें या हमारे दूषित पानी पीने से ही फैलें, उनके कारण कुछ बीमारियां कीड़े मकोड़े और जानवरों से भी फैलती हैं, जैसे मलेरिया। मलेरिया किससे फैलता है आप सब जानते ही हैं, मच्छरों से। हाथी पांव, जो हमारा जो पैर है वो इतना ज्यादा सूज जाता है, बहुत ज्यादा सूज जाता है, उसको हाथी पांव की बीमारी बोलते हैं। पेट में कीड़े होना या रेबीज, जानवरों मैम के काटने से। ये हाथी पाँव होता क्यों है? हाथी पांव होते हैं जब हमारा हम कुछ ऐसा खाना खाते हैं जो बार बार इस तरह का खाना हमारे शरीर में जाता है, जो ढका हुआ नहीं होता, साफ स्वच्छ नहीं होता, खाना और पानी दोनों ऐसे हमारे शरीर में जाते हैं, तो हमारी किडनी जो है वो प्रॉपर काम करना बंद कर देती है। वो धीरे धीरे, हमारी किडनी का काम होता है जो यूरिन को छानकर वेस्टेज को निकाल देना, शरीर से बाहर निकाल देना, तो वो वेस्टेज जो है वो पूरी तरह नहीं निकल पाता। धीरे धीरे हमारे पैर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण सारा जो पानी है वो हमारे पैरों में सबसे पहले जाता है और फिर हमारे पैर सूजना शुरू हो जाते हैं। या फिर किसी ऐसे, और जहां पे कुछ पहले से ही कुछ ऐसा जख्म हो तो वो पैर ज्यादा सूज जाता है और उसको हाथी पांव बोलते हैं। वो बहुत अजीब तरीके से, बहुत अजीब तरीके से मैम सूजता है। ये डीबीटी, डीप वेरिकोज वेन्स का कुछ ऐसा सिस्टम तो नहीं है? क्या जी? हाथी पाँव जो है, डीबीटी, डीप वेरिकोज वेन्स, यानी कि नहीं नहीं, पैरों की जो वेरिकोज वेरिकोज। नहीं नहीं, वेरिकोज वेन अलग है। वेरिकोज वेन होता है हमारे जो पैरों की नसें हैं वो ज्यादा तनाव में आ जाती हैं, तो वो एकदम से नीली नीली नसें हमारे पैरों में दिखने लग जाती हैं,
अब आप देखोगे हमारे पैर, साधारण पैरों पे नसें वो कम दिखेंगी, होती हैं, वो दिखती हैं, लेकिन वो अजीब सा उसके अंदर बिल्कुल नीला रंग हो जाता है, पर्पल से कलर हो जाता है, वो वेरिकोस वेन होती है। हाथी पांव यस होता है मैम। पैर का अच्छे बहुत बुरी तरह से सूज जाना और उसका आकार बढ़ जाना, अजीब सा पैर हो जाता है बहुत, उसको हाथी पांव बोलते हैं। यहाँ कई जगह हथेला, हाथी पांव इस तरह बोला जाता है। समझ में आ ओके रहा है मैम। आपको? समझ गए यस हैं आप मैम। लोग? यस मैम। रैबिस, रैबिस कैसे होता है? जानवरों के काटने से, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, इन सब के काटने से रैबिस रोग होता है। अभी एक कोई खिलाड़ी थे, टेनिस के खिलाड़ी थे शायद, उनको रैबिस हुआ था, तो कुत्ते जैसे भौंकने लग गए थे, बड़ी खतरनाक बीमारी है वो, उनकी डेथ हो गई थी फिर ऐसे ही। ऐसी बीमारियों को कैसे रोका जाए? हाँ, बीच में कुछ सोशल मीडिया पे कोई वीडियोस भी वायरल हुई थी कि बच्चे को भी ऐसे हुआ था कि उसको कुत्ते ने काट लिया था, वो ट्रीटमेंट उसका थोड़ा लेट हो गया, तो फिर उसको रैबिस हो गया, वो कुत्ते जैसे भौंकने लग गया था, पानी को देख के डरने लग गया था, उसको बांध के रखा जाने लगा था। तो रैबिस जो है वो जानवरों के काटने से होता है, तभी कहते हैं कि जब जानवर काट लेता है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है, कुछ इंजेक्शन लगते हैं, कितने लगने होते हैं डॉक्टर बताते हैं, तो उसका पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इसको ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी बीमारियों को कैसे रोका जाए? शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ वहां मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए। खेत में शौच के बाद मल को मिट्टी से ढक देना चाहिए। मक्खी मच्छर से दूर रहकर, सुअर को घर में ना आने देकर, क्योंकि सुअर के अंदर बहुत सारे जीवाणु होते हैं उसके शरीर पर ही, जो आम बच्चों में या घर में फैल जाते हैं, जिसके कारण बीमारी होती है। कई बार कुत्तों में भी इस तरह के वो उसके ऊपर, उसके स्किन के ऊपर इस तरह के कुछ वो हो जाते हैं, पिस्सू जैसे, जो कि बीमारियां फैलाते हैं। तो इसलिए जो जानवर होते हैं उनको अपने घर में अगर हम पालते हैं तो उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, नहीं तो उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर भी कीटाणु और जीवाणु होते हैं जो बीमारियों को फैलाते हैं। बच्चों को सुअर से दूर रखकर, खाना बनाने वाले और परोसने वाले को अच्छी तरह हाथ धोना। ये तो सभी जानते हैं कि खाना बनाए, और खाना बनाना वाला जो है, खाना को जब भी हम खाएं तो अच्छे से अपने हाथों को साफ करके खाना चाहिए या बनाना चाहिए। साफ सफाई, खून की सफाई, जल्दी उठना। अच्छा, खून की सफाई, जल्दी उठने से खून की सफाई का क्या लेना देना है, कौन बताएगा? मैम खुद की सफाई है ये, स्वयं की सफाई। एक सेकंड, मेरे यहाँ पे गलत, खुद की सफाई, ओके, हाँ, खुद की सफाई, जल्दी उठना, शौचालय या दूर खेत में मल करना, मल के बाद साबुन या राख से हाथ धोना, दांतों की सफाई, नहाना, गर्मियों में कई बार नहाना। एक सेकेंड, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है लाइट का ना। हम्म, ठीक है। नहाना, गर्मियों में कई बार नहाना, नंगे पांव न चलना, खाने के बाद अच्छी तरह से दांतों की सफाई, घर की सफाई। ये सारे जो नियम है ये तो हम सभी जानते हैं, इसमें कुछ ऐसा है जो भाई किसी को क्लियर करने की जरूरत पड़े? सुअरों को घर में न आने देना, बच्चों को सुअरों से दूर रखना, यदि घर के आसपास बच्चे, बड़े या पशु मल दिखें तो उस पर राख या मिट्टी डाल दें। कपड़ों और बिस्तर को बराबर से धूप दिखाएं। कपड़े और बिस्तरों को बार बार थोड़े थोड़े समय पर धूप लगानी चाहिए, जिससे कि उसके अंदर के जो भी कीटाणु होते हैं वो धूप में खत्म हो जाएं। जमीन पर न थूकें, थूक से बीमारी फैलती है। घर को रोज साफ करें, कच्चे घरों को गोबर और चिकनी मिट्टी से बराबर लीपते रहें ताकि मक्खियां ना आए। खाने पीने में सफाई, उबलता पानी सबसे अच्छा होता है। कभी भी कोई भी बीमार होता है तो डॉक्टर सबसे पहले प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप लोग पानी को उबाल के पिए, क्योंकि उबला हुआ पानी एक तो कीटाणु रहित हो जाता है, दूसरा पचने में सहायक होता है। पानी को अगर 4-5 घंटे धूप में रख दिया जाए तो भी काफी कीटाणु मर जाते हैं, क्योंकि जो पानी को हम उबालते हैं अगर उसे धूप में रख देते हैं तो उसका वैसा ही इम्पैक्ट होता है। सूरज की गर्मी में कीटाणुओं को खत्म करने की बहुत ताकत है। अगर हम 4-5 घंटे पानी को भी धूप में रखते हैं, स्वच्छ पानी को, तो हमारा पानी कीटाणु रहित हो जाता है। जो चापाकल गहराई से गाड़ा गया है उसका पानी भी पीने लायक होता है। जो मतलब चापाकल मीन्स बर्मा होता है ना, हैंड पंप होते हैं,
उनको एक निश्चित गहराई में गाड़ते हैं जहां से पानी, साफ पानी आए। उसका भी पानी सही होता है, उसका पानी भी पी सकते हैं, पीना ही चाहिए। बाकी खुले वाले पानी पीने के बजाय बर्मे का हैंडपंप का पानी ज्यादा अच्छा रहता है। मक्खियों और दूसरे कीड़ों मकोड़ों को भोजन पर ना बैठने दें, इससे बीमारी हो सकती है। अपने आसपास बचा हुआ खाना या गंदे बर्तन ना रखें, इनसे मक्खियों का जमाव बढ़ता है और बीमारी फैलती है। भोजन को ढककर रखना चाहिए, अच्छा होगा जालीदार ढक्कन से ढक दें। बाजार में बिकने वाली मिठाइयां ना खाएं, उन पर मक्खियां बैठती हैं। ऐसी चीजों को खाने से दस्त, हैजा, मियादी बुखार तक हो सकता है। खेत से तोड़ी गई या उखाड़ी गई सब्जियों को धोने के बाद ही पकाएं। मांस अच्छी तरह पकाकर हो तभी खाएं। कुछ बीच में कुछ ऐसी बीमारी चली थी जो मांस से चली थी। जो लोग मांस खाते थे उनमें सबसे ज्यादा बीमारी पाई जाती थी। जस्ट कोरोना वायरस के आसपास ही की बात है कि लोग जो मांस खाते थे उनको पता नहीं चिकन करके ऐसे कोई बीमारी चली थी। जो लोग ज्यादातर इस तरह का मांस खाते थे उनमें बीमारी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो ऐसे जानवरों को काटते। जानवरों को क्या बीमारी है कोई नहीं देखता, सिर्फ उसको मांस उसका लिया और उसका पका के खा लिया, तो वो बीमारी काफी सारे लोगों में फैली थी और उससे काफी डेथ रेट भी इसका काफी हुआ था। बासी भोजन से बचे, उसके खाने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। बीमार बच्चे को हमेशा अलग सुलाएं। बच्चों को समय से सभी टीका लगवाएं, इससे वे बीमार होने से बच सकते हैं। समय समय पर जो बच्चों को टीके लगते हैं उनको पूरे अपने टीके उनको समय समय पर लगवाएं, जिससे कि आने वाली बीमारियों से बच्चे बच जाए। अब इनमें से कुछ ऐसा है जो आप लोगों को ना समझ में आया हो, जिसको और डिस्क्राइब करना हो? हाँ ओके मैम। ओके। बीसीजी तपेदिक से बचने के लिए यह टीका बच्चे के जन्मते ही लगवा देना चाहिए। टीका लगने के बाद वहां घाव हो सकता है, लेकिन वह जल्दी ही भर जाता है, बाद में निशान रह जाता है। हम सबके हाथों पे, हम आपके हाथों पर भी ऐसा कुछ एक इंजेक्शन है जो जन्म के समय ही लगता है और इसका निशान हमेशा रहता है। डीपीटी, डिप्थीरिया या गलघोंटू, काली खांसी तथा टिटनेस से बचाव के लिए 3 टीके लगाने चाहिए। 3 महीने से 9 महीने के बीच हर महीने एक टीका लगना चाहिए। पोलियो जो बच्चों को लकवा हो जाता है, पोलियो से बचने के लिए कम से कम 3 दफे 2-2 बूंद पिला देना चाहिए। बच्चा जब 3 महीने का हो जाता है तो पहला टीका, 6 महीने पर दूसरा टीका और 9 महीने पर तीसरा टीका लगवा देना चाहिए। फिर बूस्टर डोज 1.5 साल बाद के बीच में दे देनी चाहिए। खसरा, जब बच्चा 9 महीने का हो जाए तो खसरे का टीका लगवा देना चाहिए। टेटनस, जब बच्चा 1 महीने का हो जाए तो एक टीका और 2 महीने का हो जाने पर एक और टीका लगवा देना चाहिए। बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तो तीसरा टीका लगवा देना चाहिए। ये बच्चों से उस समय ये बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती थी। जब ये टीकों का इजाद नहीं हुआ था तो धीरे धीरे सरकार ने और हमारे साइंटिस्ट ने इन बीमारियों का तोड़ निकाला और इस तरह के टीके बनाए जो बच्चों को जन्म के समय ही ये टीके और उनके कुछ 4-5 साल तक ये टीके लगते हैं जो उनको आने वाले जीवन में आने वाली बीमारियों से बचाते हैं। आजकल एक टीका और लग रहा है कुछ समय से लड़कियों में, 18 साल तक की लड़कियों में या उससे अनमैरिड लड़कियों में, जो सर्वाइकल कैंसर को प्रोटेक्ट करता है। जानते हैं आप लोग? 14 ईयर्स की गर्ल्स के लिए मैम। नहीं सर्वाइकल। नहीं, वो 18 ईयर्स से भी बढ़ा दिया उसको। 18 ईयर्स से जो अनमैरिड लड़कियां हैं, जो मतलब फिजिकल कांटेक्ट से दूर रही हैं, तो उनको वो टीका लग सकता है। और उससे क्या ओके। होता है कि वो सर्वाइकल कैंसर से उनका बचाव, क्योंकि सर्विक्स कैंसर बहुत ज्यादा डेथ रेट है लेडीज के लिए। ब्रेस्ट कैंसर, और हर तीसरी लेडी को ये ब्रेस्ट कैंसर और हर 5वीं लेडीज को सर्विक्स कैंसर की प्रॉब्लम है। बट मैम ये देखो, पहले वैक्सीन भी नहीं थी और ऐसा हाँ कुछ नहीं होता था, लेकिन अब हाँ। वैक्सीन भी आ गई धीरे धीरे और डेथ रेट भी बढ़ रहा है। हाँ, ये इसका कारण क्या है? एक तो ना हमारा खाना पीना ही सबसे ज्यादा ऐसा हो गया है, और दूसरा खाना पीना टेंशन इस तरह की हो गई है। खाना, लोग पहले मेहनत किया करते थे, अब आप और मैं क्या इतनी मेहनत करते हैं? हम खाते तो हर चीज है लेकिन मेहनत उतनी नहीं करते। बिल्कुल। जो थोड़ा बहुत जो भी लोग पहले खाते थे अपना, उनका जो दिनचर्या भी थी ना, उनका प्रकृति के साथ मेल खाती हुई दिनचर्या होती थी। सुबह 4-5 बजे उठना, चक्की पीसनी, अपने घरों में जो आटा बनाना है वो अपने घर से बनाना। हमें खूब याद है, हमारी दादी नानी घर में चक्की पीसा करती थी। हमारी मम्मी भी ऐसा काम किया, उन्होंने घर में थी हमारी चक्की। सुबह अपने 1-1.5 घंटा चक्की पीसनी, वो ताजा आटा निकालना, 1 या 2 दिन का सब। और जानवरों के लिए दलिया बनाना,
घर में अगर गाय भैंस रखते हैं तो बहुत मेहनत होती थी। अब हम लोग खाते तो सब हैं, और खाते भी क्या है, आप अपने अपने आज पूरे दिन के या पूरे एक हफ्ते के मील पर नजर डालिए, उसमें जंक फूड कितना है और नेचुरल फूड कितना है या घर का बना हुआ कितना है। आप समझ जाएंगे कि बीमारी बीमारी का कारण कहाँ है। कुछ दिन पहले मैं एक स्किन हॉस्पिटल गई थी किसी के साथ। वहां मैंने 11 साल के बच्चे को देखा, जिसका स्किन का वो ट्रीटमेंट हुआ होता, उसके स्किन पे छोटे छोटे दाने निकल आए थे। तो उसकी मम्मी से बात, उसकी मम्मी ने बताया कि अरे इतना छोटा बच्चा, क्या हुआ इसको? कहते हैं कि दूसरी बार इसका ट्रीटमेंट हुआ है लेजर से, और वो 11 साल का है। ये 2 साल में उसका दूसरी बार हुआ है। मतलब 10 साल, 9 साल या 10 साल से उसका 2 बार ट्रीटमेंट हो चुका है। क्यों हो चुका है? मैंने पूछा भाई क्यों, क्या जंक फूड बाहर खाता है? कहते हाँ वो तो आजकल सभी बच्चे खाते हैं। उसकी मदर को भी नहीं पता कि जंक फूड खाने से ये बीमारी है, देखो। और वो उस चीज को बड़ा शान समझते हैं, बच्चों की फरमाइश को पूरा करना। बिल्कुल करो, कमाते किसने अपने बच्चों के लिए ना, लेकिन हम उन्हें बीमारियां तो ना दें गिफ्ट में। हम उनको अनजाने में बीमारियां दे रहे हैं। अगर 3-4 बार उसी जगह पे लेजर होगा तो क्या होगा? स्किन कैंसर। किस चीज की तरफ सोचती है मदर? इतना डीपली नहीं सोच पाती मदर। वो सोचती है आज बच्चे ने जो मांगा उसको दे दो। वो कहते हैं हाँ तो क्या हो गया मैडम, वो सबको आते हैं, बच्चे नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? हमारी उम्र थोड़ी ना खाने की। अब बच्चों के बहाने हम भी खा लेते हैं। तो मैं बड़ी देर तक सोचती रही हूँ कि मुझे तकलीफ हुई कि ये माँ जानती ही नहीं है कि अपने बच्चे को बीमारी दे रही है, और इसका इस तरह 3-4 बार अगर लेजर हुआ तो स्किन कैंसर है। तो बहुत सोच समझ के खाना है। क्यों कहते थे पहले कि अगर माँ पढ़ी लिखी है, माँ ज्ञानी है, तो पूरा घर पढ़ा लिखा है, पूरा घर स्वस्थ है, पूरा घर ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि माँ केंद्र होती है घर का। स्त्री जो होती है वो घर का केंद्र होती है। अगर आप आज बैठ जाओ, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा, भले ही आपके घर में मेड हो, भले ही कुछ भी हो। तो बहुत अलर्ट रह के देखे कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या दिशा दे रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम इससे मत बोलो, तुम अपने परिवार के लोगों से बोलने से मना करते हैं। लेकिन कैसे एकाकीपन नहीं बढ़ रहा? पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, दादा चाची दादी बुआ सब, कोई भी डांट देता था, कोई भी मार देता था बच्चों को तो कोई हिमायत नहीं लेता था। अरे ठीक है, बड़ों ने कुछ गलत किया होगा तभी ऐसे कर दिया। आज तो कह के देखो, टीचर ही बच्चों को नहीं डांट सकते। परिवार तो खैर चलिए छोड़िए, जो पढ़ा रहा है ठीक है, उसके कुछ नुकसान भी हुए हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं टीचर, लेकिन कहाँ जा रहा है हमारा समाज, कभी सोचने की जरूरत है। और कितनी गंभीर गंभीर बीमारियां हो गई हैं। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटिक हो रहे हैं, सोचा है आपने क्यों हो रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे 10-10, 11-11, 15-15 साल के बच्चे डायबिटिक और हाई बीपी के शिकार हो रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसमें हमारी दिनचर्या और हमारा खाना पीना इसका कारण है। कभी गहराई से सोचेंगे, विचार करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। और आप लोग खुशकिस्मत हो कि आप लोग नेचुरोपैथी पढ़ रहे हो। अच्छा बुरा समझोगे, उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हो ये आपके ऊपर है। न तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपने, जरूरी नहीं है आप इससे पैसा कमाओ, नहीं भी कमा पा रहे, अगर अपने घर को स्वस्थ रख पा रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी दौलत है। आपने बहुत कुछ बचा लिया, गंभीर बीमारियों से अपने आप को बचा लिया, अपने परिवार को बचा लिया। खैर गर्भवती माँ के लिए भी टेटनेस का टीका जरूरी है। बच्चों को रोज नहलाएं, नहलाने के बाद साफ कपड़ा पहनाएं और उनके नाखून हफ्ते भर काटें। नाखूनों में हमारे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैलाने वाले कीटाणु होते हैं, सबसे ज्यादा नाखूनों में फैलते हैं, क्योंकि हमारे हाथ खुले रहते हैं, वो यहाँ वहां कहीं भी जाते हैं, और हमारे नाखूनों में सबसे ज्यादा बीमारी फैलाने वाले कीटाणु पनपते हैं। इसलिए अपने नाखूनों को काटें, साफ रखें, अच्छे से रखें। सबसे जरूरी है बच्चे का भोजन, जिसमें हरी सब्जी और साग हो, पीली सब्जी और फूल हो, दाल काफी मात्रा में हो सके तो दूध दही और अंडा भी खिलाएं। लड़के लड़कियों के बीच किसी तरह का भेदभाव ना करें। अब तो खैर ये बहुत कम हो गया, लेकिन होता था पहले कि लड़कियों को खाना ठीक है, जो मर्जी दे दो, बचा हुआ है वो दे दो, लेकिन लड़कों के लिए बहुत अच्छी डाइट होती थी। सुबह शाम उनको दूध का गिलास देना और ये करना। हम जब छोटे थे तो हमारी दादी भी ऐसा करती थी, हमारे भाई को इतना बड़ा पीतल का गिलास होता था, वो दूध का देती थी। तो ये होता था।
लड़के लड़कियों में भेद होता था। आज पर अब हम लोग, क्योंकि जो दूसरी जनरेशन है वो खुद समझती थी, उन्होंने खुद भुगता इस चीज को, तो उन्होंने वो धीरे धीरे ये चीजें अब खत्म हो रही है। पीतल के बर्तन होते थे ना, इतने बड़े बड़े गिलास होते थे हमारे घरों में पहले, इतने बड़े बड़े पीतल के गिलास। तो हमारी दादी दूध निकालती थी ताजा गाय का, वो फटाफट भर के हमारे भाइयों और सबको देती थी, और हम पीछे, सबसे पीछे हमारा नंबर कब आएगा, तो ऐसा होता था। लेकिन दिया सबको जाता था हमारे, क्योंकि घर में सब पढ़े लिखे थे, तो सबको लगता था हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। पर फिर भी जो बुजुर्ग औरतें होती थी, उनके अंदर ये भावना, लड़की लड़कियों की भेद वाली भावना जरूर होती थी। आज भी है, कहीं कहीं है, पर ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आगे है प्राकृतिक, हाँ हमारा है आस पड़ोस की सफाई। आस पड़ोस का कुआं और हैंडपंप, पोखर को अपना ही समझें। अपना क्यों समझें, मतलब क्यों समझे अपना, वो तो है ही। अपना समझने का यहाँ तात्पर्य क्या है? साफ रखें। हाँ, उसको अपना समझे, जैसे हम अपनी चीजों को अच्छे से साफ सुथरा रखते हैं, वैसा ही उसको रखें। उसको गंदगी ना फैलाएं, उसमें कूड़ा ना डालें, उसका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि उसका उपयोग आपका परिवार भी करता है। ध्यान रखें कि हैंडपंप के चारों तरफ चबूतरा जरूर हो, ताकि गंदा पानी बहकर हैंडपंप की तह तक ना पहुंचे। कूड़े को जला दें या फिर जमीन में गाड़ दें। हो सके तो शौचालय जरूर बना लें, आपका परिवार बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। शुरुआत में कुछ पैसा तो लगाना पड़ता है, पर यह डॉक्टरों की दवाओं पर खर्च होने से सस्ता है। इतना जो हमने पढ़ लिया, इसमें कुछ ऐसा हो जो आप लोगों को क्लियर नहीं है? सारा क्लियर है तो हम आगे चलें। यस मैम। ओके। प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत। अब हम प्राकृतिक प्राकृतिक नेचुरोपैथी थेरेपी या प्राकृतिक चिकित्सा क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो समझ में आ गया कि हम अपने शरीर को नेचर के द्वारा हील करें, और अपने जो नेचर वाले संसाधन है उनका उपयोग करें, और अपने आप को हेल्दी रखें और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। लेकिन इसके मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? प्राकृतिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सभी रोग, उनके कारण एवं उनकी चिकित्सा एक है। चोट चपेट और वातावरण जन्य परिस्थितियों को छोड़कर सभी रोगों का मूल कारण एक ही है, और इसका इलाज भी एक है। शरीर में विजातीय पदार्थों के संग्रह से रोग उत्पन्न होते हैं, और शरीर में उनका निष्कासन ही चिकित्सा है। कितना आसान है कहने में कि सभी रोग, उनका कारण और उनकी चिकित्सा एक ही है। क्या है? और वो क्या है? सभी रोगों का कारण क्या है? हमने इतना सारा पढ़ा है, और एक बात को हमने कई बार रिपीट किया है, तो आप जवाब दें इसका कि सभी रोग और उनका कारण क्या है? जितने भी हमें रोग होते हैं उनका कारण क्या है? मैडम लाइफस्टाइल डिजीज है। नहीं, लाइफस्टाइल डिजीज तो नहीं कह सकते। लाइफस्टाइल डिजीज है, लेकिन वो कुछ बीमारियों का है, लेकिन सभी रोगों का, ऑलमोस्ट जो भी हमारी बीमारियां, उन सब का हमारा कारण एक है, और उसका इलाज भी एक है। तो बताइए क्या कारण है उसका? हमने काफी सारा पढ़ा है, और उसको हमने शुरू में इस पे चर्चा की थी। गलत खान पान और हम्म हमारा शरीर के अंदर सभी रोगों का कारण है, शरीर के अंदर, आपने सही कहा, शरीर में विजातीय पदार्थों का इकट्ठा होना और उनका इकट्ठा होना रोगों का कारण है। सारे विजातीय पदार्थ, हाँ जी बोलिए। यस मैम, अनहेल्दी गट हेल्थ हाँ है ना। हाँ, क्योंकि गट टू ब्रेन एक ये एक हेडिंग है, बहुत छोटा सा, गट टू ब्रेन। हमारी आंत से दिमाग तक, आंत और दिमाग का सीधा संबंध है। तो शरीर के अंदर जब विजातीय पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, तो इससे हमें भांति भांति के तरह तरह के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े रोग हो जाते हैं। पहले छोटे छोटे रोग होते हैं, उनको हम अगर ट्रीटमेंट नहीं करते, उनको हम उन पर ध्यान नहीं देते, तो वो बड़े रोगों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसका इलाज क्या है? इलाज भी एक ही है। क्या इलाज है उसका? शरीर में स्वास्थ्य का इलाज क्या है? शरीर हमारे स्वस्थ रखने का एक ही इलाज है। क्या इलाज है बताइए?
विजातीय पदार्थों का शरीर से निष्कासन। जो भी हम विजातीय पदार्थ हमारे शरीर में हैं, उनका निष्कासन ही चिकित्सा है, उनका निष्कासन ही हमारे सभी रोगों का इलाज है। जैसे हमने कुछ खा लिया, खाते गए, उसके बाद आज हमने एक मील लिया, थोड़ी देर बाद दूसरा खाना खा लिया, उसके बाद हमने कुछ और खा लिया, तो धीरे धीरे वो खाना तो पचेगा नहीं, लेकिन उससे क्या होगा, हमें अपच, गैस जैसी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। और धीरे धीरे अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये हाई बीपी, शुगर, इस तरह में बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इसका इलाज क्या है? अगर हमारा पेट साफ हो जाए और ये सारे विजातीय पदार्थ हमारे शरीर से निष्कासित हो जाए तो हमारे रोग हील हो जाते हैं, हम स्वस्थ हो जाते हैं। रोगों का मुख्य कारण जीवाणु नहीं है। हाँ, इसमें एक बात हो रही है, चोट, चपेट और वातावरण जन्य परिस्थितियों को छोड़कर। जैसे चोट लग गई ये अलग बात है, और वातावरण जन्य परिस्थिति मतलब जैसे सर्दी, बहुत सर्दी है तो हमें सर्दी लग गई है, या बहुत गर्मी में हमें लू लग गई है, ये एक अलग बात है। लेकिन जो शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनका कारण एक ही है कि हमारे शरीर में विजातीय पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं और उनका निष्कासन नहीं हो पाता, जिससे कि वो रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा है, रोग का मुख्य कारण जीवाणु नहीं है। रोग, हम कहते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि भाई हाँ, बाहर के ये कीटाणु जो होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनसे हमें बीमारी फैलती है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि रोग का मुख्य कारण जीवाणु नहीं है। क्यों नहीं है? कि जीवाणु शरीर में जीवनी शक्ति के ह्रास आदि के कारण विजातीय पदार्थों के जमाव के पश्चात तब आक्रमण कर पाते हैं जब शरीर में उनके रहने और पनपने लायक अनुकूल वातावरण तैयार हो जाता है। कि जीवाणु नहीं है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है और हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो वो जीवाणु भी अपने आप शरीर में जाके मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, निष्कासित हो जाएंगे हमारे मल और यूरिन से। लेकिन ये जीवाणु जब हमारे शरीर में फैलते हैं तब क्या होता है कि हमारे शरीर में पहले से ही बहुत सारे विजातीय पदार्थ इकट्ठे होते हैं, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी पावर जो रोगों से लड़ती है, हमारी शारीरिक ताकत, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कम हो जाती है। और कोई जीवाणु हमारे शरीर में चला जाता है खाने से, पानी से या किसी श्वास के द्वारा, तो उसको वैसा वातावरण मिल जाता है, क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो कमजोर हो गई है। तब जीवाणु को हमारे शरीर में पनपने लायक अनुकूल वातावरण मिल जाता है और वो फैल जाता है, वो बीमारी का कारण बनता है। इसको समझे हैं आप लोग? यस मैम। नेक्स्ट है तीव्र रोग। चूंकि शरीर के स्व उपचारात्मक प्रयास हैं, अतः ये रोग हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं। रोग हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं, इसका क्या तात्पर्य है बताइए? रोग हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं, इसका क्या तात्पर्य है? उससे हम कुछ अच्छा रोग प्रतिशोधक शक्ति बढ़ता है। नहीं, ये बोल रहे हैं, आप बात को समझिए कि रोग हमारे शत्रु नहीं है, वो मित्र हैं। तीव्र रोग, तीव्र रोग जो जल्दी से बीमारी बनती है हमारे शरीर में, वो हमारे शत्रु नहीं है, मित्र हैं। क्यों है मित्र बताइए? बीमारी तो हम तो कोई भी नहीं चाहता बीमार हो, लेकिन हम उसको मित्र क्यों मान रहे हैं? क्यों है वो हमारे मित्र? समझिए इस बात को, फिर मुझे इसका जवाब दीजिए। रोग हमारे शत्रु ही मित्र हैं। हम दोस्त होने के बाद हमारा माने जो गॉट हेल्थ है वो सफाई हो जाता है। हाँ, ठीक है, ठीक कहा आपने। इसका अर्थ ये है कि जब हमारे शरीर में बीमारियां बनती हैं तो तीव्र रोग जैसे लूज मोशन हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, ये हमें साइन देते हैं कि हमारे शरीर में बीमारी है, हमारे शरीर में कुछ ऐसे विजातीय पदार्थ हैं जो नहीं होने चाहिए। ये साइन देते हैं, ये हमें पता देते हैं हमारे शरीर का कि हमारे शरीर में विजातीय पदार्थ चले गए हैं जो कि हमें
हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर रहे हैं। तो इसलिए हम इन्हें मित्र मानते हैं। बुखार आ गया तो ये मित्र है कि हमारे शरीर में बीमारी है, ये हमें बता रहा है कि बीमार है, हमारे शरीर में विजातीय पदार्थ, जीवाणु, कीटाणु हैं, उन्हें हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे किसी रोड का जो एक गड्ढा होता है उसपे बहुत सारा ट्रैफिक है और रोड पे बहुत सारा गड्ढा हो गया, हम उसको कैसे ठीक करेंगे? पेचिंग करके। क्या करके? गड्ढे की पेचिंग होती है ना। नहीं नहीं, देखो एक रोड है, सड़क है, उस पे एक गड्ढा हो गया है और उस सड़क पे बहुत सारा ट्रैफिक आता है, आते जाते एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हम उस सड़क के गड्ढे को ठीक कैसे करेंगे? हाँ, आसपास रोड ब्लॉक कर देते हैं उस हाँ गड्ढे के आसपास की। हाँ, और फिर हम उसको गड्ढे को भर देते हैं और उसको कंक्रीट वगैरह बिछा के ठीक कर देते हैं। यही हमारे शरीर का सिस्टम है। हम अगर हमें बुखार, खांसी, जुकाम, लूज मोशन, वोमिटिंग जैसा कुछ हो रहा है, ये हमारे तीव्र रोग हैं जो एकदम से हो जाते हैं, अर्थात हमारे शरीर में विजातीय पदार्थ इकट्ठे हो गए हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, बाहर का खाना शरीर में डालना बंद करेंगे, अर्थात हम खाना खाना बंद कर देंगे, पका हुआ भोजन हम बंद कर देंगे, हम अपने शरीर में कुछ नहीं डालेंगे जिससे कि हमारा शरीर हील हो जाए, और सिर्फ लिक्विड लेंगे, पानी लेंगे, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर जो भी वेस्टेज है, जो भी बीमारी है, वो हमारे यूरिनेशन और स्टूल्स के जरिए निकल जाए। खाना खाना बंद करेंगे तो हमारे शरीर में जो पहले से हमारा जो विजातीय पदार्थ जो हमारे शरीर में बड़ी आंत में चिपके पड़े सड़ रहे हैं, वो धीरे धीरे, ज्यादा पानी हम पिएंगे तो धीरे धीरे बाहर निकलेंगे हमारे शरीर से, यूरिनेशन के जरिए, स्टूल के जरिए, और हमारा शरीर स्वस्थ होता चला जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? क्लियर हुआ ये? यस मैम। जीर्ण रोग तीव्र रोगों के गलत उपचार और दमन के फलस्वरूप पैदा होते हैं। तीव्र रोग जो बहुत जल्दी से आते हैं, एकदम से आते हैं, जैसे खांसी जुकाम हो गया, बुखार हो गया। और जीर्ण रोग कौन से होते हैं, जो हम, अगर हमें बुखार हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने कहा अरे बुखार है, बुखार क्यों हुआ ये हमने ध्यान नहीं दिया, खांसी जुकाम क्यों हुआ ये हमने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ दवाई खा ली, हमारा खांसी जुकाम तो ठीक हो गया, लेकिन जिसके कारण हमें खांसी जुकाम हुआ है, हो सकता है हमारे लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो, हमें बार बार खांसी आ रही है और हमने एंटीबायोटिक खा ली तो 4-5 दिन वो ठीक हो गया, हम सोच रहे हैं ठीक हो गया, लेकिन वो बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है, लंग्स के इन्फेक्शन में। ज्यादा अगर हम उसको बार बार रोकेंगे तो टीबी जैसी बीमारी में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो जीर्ण रोग क्या होते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, जो तीव्र रोगों के गलत उपचार और उनके दमन, दमन मतलब उन बीमारियों को हम तुरंत ठीक करने के लिए कोई एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, उसके कारण जीर्ण रोग यानी कि लंबी बीमारियां, खतरनाक बीमारियां उनके फलस्वरूप हो जाती हैं। ये तीसरा आपको अच्छे से समझ में आ गया, तीसरा पॉइंट? स्टूडेंट्स हैं क्या क्लास में? सभी ऑनलाइन अपना कैमरा ऑफ करके हैं, बाहर चले गए? है मैम। हाँ, तो भाई मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने कैमरे को ऑन रखा करें, जिससे कि मुझे भी पढ़ाना आसान हो जाए। 1 घंटा होता है, अपनी आप इतना पैसा खर्च करके इसको पढ़ रहे हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि आपको काम भी करना है, घर का भी काम, घर गृहस्थी के काम होते हैं, तो इस 1 घंटे का अच्छे से उपयोग करें, उसी टाइम पे पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, नहीं तो बाद में इसको बाद में कर लेंगे, या ये तो ऐसे ही है, इस तरह मत लें, इसको अच्छे से समझें, जिससे कि आपको इस पे मेहनत और समय आपका बच जाए। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। इसमें कुछ ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आ रहा हो तो मुझे बताएं, जितना आज हमने पढ़ा है। और ये प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत हैं, इनको